नमस्कार साथियों। पॉलिटी की जो आज नई कक्षा है, इसमें आज का हमारा मुद्दा है डीपीएसपी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित मैंने सभी चीज़ें जो इसमें हैं वो शामिल करी हैं, सभी अनुच्छेदों को शामिल किया है। डीपीएसपी की विशेषताएं क्या हैं वो शामिल हैं। फिर उसके बाद पहले सर्वप्रथम हम इसकी स्थिति जानेंगे संविधान में, फिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, फिर इन्हें तीन भागों में जो वर्गीकृत किया जाता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी, उन्हें समझेंगे। फिर मैंने समाजवाद और गांधीवाद को यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा समाजवाद है और कौन सा गांधीवाद है, ठीक है। फिर सभी जो समाजवाद में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं फिर वो सभी शामिल किए हैं। फिर गांधीवादी कौन से अनुच्छेद हैं वो मैंने शामिल किए हैं, डीपीएसपी की बात हो रही है ये। और फिर अंत में जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है ना, उन्हें भी मैंने अनुच्छेदों के अनुसार शामिल कर रखा है। फिर अंत में हम ये देखेंगे कि जो नए निदेशक तत्व जुड़े हैं ना कुछ, वो कौन कौन से संविधान संशोधन से जुड़े हैं और क्या क्या जुड़े हैं। तो इतनी सारी बातें करेंगे, इसमें हमारा जो डीपीएसपी है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप बने रहिए, अच्छे से देखिए और नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं और इनकी संविधान में स्थिति क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें डीपीएसपी कहते हैं। अब मैं बार बार डीपीएसपी ही लिखूंगा, उसे समझ जाएगा आप, ठीक है। तो देखिए, हमने अभी तक 4 भाग पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहला संघोष का राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मूल अधिकार 12 से 35। अब चौथा भाग पढ़ रहे हैं हम 36 से 51। तो ऐसे आपको क्रोनोलॉजी भी याद होते रहने चाहिए, पुराना कुछ भी बैकलॉग मत रखना, मतलब जितना करते हैं सारा कवर करते जाना। फिर साथ में पढ़ोगे तो फिर वो वही हैवी हो जाएगा, फिर दिक्कत तो आएगी ना। साथ साथ करोगे 4-4 पंक्ति, तो इसमें दिक्कत कम आएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और संविधान में कौन सा भाग 4 है ये। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने लिए कहां से हैं? ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। जैसे हमने मूल अधिकार अमेरिका से ले रखे हैं, वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। और देखिए, एक तथ्य ये है इसमें कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन है ना, एक संविधानविद है, मतलब उनके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो ये डीपीएसपी हैं इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहा है। आप इसे उससे कंफ्यूजन मत करिएगा। हाँ, अनुच्छेद 32 है, जो अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो डीपीएसपी हैं इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। आप एग्जाम में आएगा कि संविधान की मूल आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे कहा है, तो वो 32 नहीं, उसने डीपीएसपी को कहा है, ठीक है। समझ जाएंगे आप। अब पढ़ते हैं हम इनकी विशेषता कि डीपीएसपी आखिर हैं क्या। इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं विशेषताओं को, तो देखिए, सबसे पहले ये राज्य के लिए एक सिफारिशें होती हैं। डीपीएसपी की विशेषताओं की बात की जाए तो ये राज्य के लिए सिफारिशें हैं, केवल सिफारिशें हैं। डीपीएसपी फोर्स नहीं करती हैं कि राज्य ऐसा करेगा ही, ये केवल कहती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए वाले टोन में, जरूरी नहीं है कि करेंगे। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में बनता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत किसमें शामिल है, मूल अधिकारों में या फिर डीपीएसपी में या फिर दो कुछ अन्य। तो डीपीएसपी हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण को प्रोत्साहन देती हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो इसमें है वो है गैर न्यायोचित। अब इस टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। गैर न्यायोचित का तात्पर्य होता है कि ये केवल कैसा होना चाहिए इस बात को बताती है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब जो डीपीएससी में कह रखा है ना, राज्य अगर उसे लागू नहीं भी करेगा ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट या कहीं जा नहीं सकते कि देखो राज्य तो लागू नहीं कर रहा है, इस पर कुछ कार्रवाई करो, ऐसा नहीं। ये केवल सिफारिशें हैं। राज्य चाहे तो लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता। हमारे न्यायालय के पास इसके नहीं कर रहा है, इस आधार पर जो राज्य है उसे कुछ कहने का अधिकार नहीं। जैसे हमने मूल अधिकारों में क्या देखा था, वो न्यायोचित है कि अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये गैर न्यायोचित है। आ गया होगा ना समझ में। गैर न्यायोचित का तात्पर्य मतलब इसके उल्लंघन होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, और न्यायोचित मतलब उल्लंघन होगा तो हम न्यायालय जा सकते हैं। आ गया होगा समझ में। अब देखिए, अंतिम विशेषता जो भारत शासन एक्ट 1935 है ना, जिससे मैंने बताया था संविधान का सबसे अधिक भाग हमने यहीं से लिए, तो उसमें कुछ अनुदेश लिखे थे जो डीपीएसपी हैं उन्हीं अनुदेशों के समान हैं। आपको यह भी पूछना चाहिए कि क्या डीपीएसपी 1935 में जो भारत शासन एक्ट है उसके अनुदेशों के समान है। हाँ, उसी के समान है, ठीक है। चलो, इतना भी हुआ। अब डीपीएसपी का वर्गीकरण देखते हैं। तो ये डीपीएसपी 3 भागों में बांटी जाती है, समाजवादी, सोशलिस्ट, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी, 3 भागों में। अब डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 37 कुछ भी
कौन सा किस में शामिल करेंगे हम उसे, समाजवादी में, गांधीवादी में, या उदार बुद्धिजीवी में, ठीक है। या फिर पूरा अनुच्छेद देगा, फिर कहेगा ये मतलब गांधीवादी कौन से इसमें से, समाजवादी कौन है, पेयर में पूछेगा, कुछ भी ऐसे पूछेगा मतलब। तो हमें अच्छे से सबको तैयार करके जाना है। सबसे पहले मैं आपको एक तथ्य से ये समझाने, जो चार्ट है उसके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है। वैसे तो हमने इकोनॉमी की भी कई क्लासेस में आपको बता रखा है ये मैंने, फिर भी आपको एक जल्दी समझ आ जाए उस हिसाब से बताता हूं। समझ ये न्याय की बात करेगा, सबको न्याय मिले, सब में समानता हो, सबके पास अवसर हो, कहीं भी भेदभाव न हो, निष्पक्षता हो। मतलब अमीर और गरीब वाला बताया, सबको समान स्थिति में आए, न्याय हो सबके पास समानता हो, अवसर हो सबके पास, और सब निष्पक्षता के साथ काम करें, ठीक है। ये हुआ समाजवाद। अब हम गांधीवादी को समझें, गांधीवाद को समझें, तो ये क्या कहेगा, गांधी की आइडियोलॉजी समझिए। अगर आप ये बेसिक चीजें समझते हैं ना, तो फिर गांधीवादी पहचानने में दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अहिंसा की बात गांधीवाद में, सत्याग्रह की बात, स्वराज की बात, स्वराज मतलब खुद ही शासन करना, सर्वोदय की बात, हस्तशिल्प जो मशीनीकरण था उसको नकारते थे गांधी जी, वो हस्तशिल्प की बात करते थे, यानी खुद तालीम, हस्त तालीम की बात करते थे, कुटीर उद्योगों की बात। गांधीवाद में क्या, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय और हस्तशिल्प या कुटीर उद्योगों की बात करेंगे, ठीक है। आगे अब देखते हैं कितनी आसानी से हम इसे कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम समाजवादी को समझते हैं, समाजवादी सिद्धांत क्या क्या है उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समाजवादी सिद्धांतों में जो जो अनुच्छेद शामिल हैं वो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 38, वो समाजवादी क्या कहता है, वो एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, वो अवसर में जो भी असमानताएं हैं ना, भेदभाव है जो भी, उसे समाप्त करना। तो देखिए, समाजवादी हुआ नहीं है, कहीं भी समानता वाली बात आएगी तो वो समाजवादी सिद्धांत है। एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है जिसके लिए हमें जो भी असमानताएं हैं उन्हें समाप्त तो करना ही होगा। तो अनुच्छेद 38 आपको याद करना है। याद करना इन द सेंस रटना नहीं है, आप समझते हैं तो चीजें खुद ही आपको दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी, ठीक है। फिर अब हम आते हैं अनुच्छेद 39 में। यह समाजवादी कैसे है, देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है, जीविका के साधन हो सबके पास। हमें जीने के लिए क्या करना है, काम करना है ना, उसके लिए हमारे पास कुछ साधन हो, अमीर के पास है तो गरीब के पास भी हो। संसाधनों का समान वितरण हो, यह समानता आ गई। पुरुष व स्त्री के बीच समान काम के लिए समान वेतन मिले, अगर एक ही काम कर रहे हैं दोनों तो पुरुष को ज्यादा महिला को कम, ऐसा नहीं, सबको समान वेतन मिले। बालकों के स्वास्थ्य का विकास हो, यह बाद में जुड़ा था बशर्ते, अभी मैंने वो भी शामिल किया है, जो नए निदेशक तब तो कब कब जुड़े करके वो मैं बताऊंगा। तो सब में समानता की बात हो रही है ना, तो इसलिए अनुच्छेद 39 क्या है, समाजवादी सिद्धांत है, याद करिए। फिर अनुच्छेद 39 को, यह भी बाद में जुड़ा, यह कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, जो अमीर है वो तो पैसा है उसके पास बहुत सारा, और वो मतलब सबसे बेहतर जो एडवोकेट होगा, जो वकील होगा, उसे भी हायर कर सकता है। लेकिन जो गरीब है उसके पास तो एक नाम मात्र के किसी को भी हायर करने की पैसे नहीं है ना, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराएगा। अब अगर राज्य प्रोवाइड नहीं कराता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी, नहीं, क्योंकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। वो करवाना चाहे तो करवाएगा, नहीं करवाना चाहे तो नहीं करवाएगा, बशर्ते करवा देता है वो, ठीक है। तो 39 को निःशुल्क विधिक सहायता, यह भी समानता वाली बात। फिर अनुच्छेद 41, काम पाने का, शिक्षा पाने का, और अगर कोई बुढ़ापे में है फिर वो कुछ नहीं कर पाते तो उन्हें लोक सहायता, जो हम पेंशन कहते हैं, वो पाने का अधिकार है, पेंशन वगैरह। तो ये भी समानता स्थापित कर रहा है, तो अनुच्छेद 41 भी समाजवादी सिद्धांत है। फिर अनुच्छेद 42, जब हम काम करते हैं तो स्थितियां भी तो उसके अनुकूल होनी चाहिए। बगल से दुर्गंध आ रही है, या फिर कहीं कुछ लाइट ही नहीं है, या फिर रात को काम करना पड़ रहा है, इसमें तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो जब हम काम करते हैं तो उसके लिए मानवोचित दशाएं हों कि हम काम कर सकें, एक मानव के तरह हमें ट्रीट किया जाए, ठीक है। ये भी क्या है, समाजवादी सिद्धांत है, यानी सबको समान, सबको बेहतर सुविधाएं मिले वाली बात। फिर अनुच्छेद 43 ये कहता है सभी जो कर्मकारी हैं, सभी जो कर्मकार हैं यानी कर्मचारी हैं कहीं, उनके निर्वाह के लिए उन्हें जो मजदूरी मिलनी चाहिए। अब देखिए, काम करता हूं दिन भर और 100 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं 100 रुपए में अपना गुजारा कैसे करूंगा, जो बेसिक नीड है वो तो पूरी होना मेरी, तो उतनी मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए, और एक शिष्ट जीवन स्तर मिले ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, वो भी सुनिश्चित करना है राज्य को। तो यह भी समानता वाली बात है। अनुच्छेद 43 भी क्या हो गया, समाजवादी सिद्धांत। याद भी करने आए, 42 में क्या है, 43 में क्या है, कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 43 को यह कहता है कभी हम उद्योगों का प्रबंधन करते हैं, यानी उद्योगों को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये उद्योग कैसे स्थापित करेंगे, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस बात को अगर निर्धारित किया जा रहा है तो उसमें जो कर्मचारी हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। ये भी समाजवादी हो गया कि अगर देखो, हर जो सबसे निचले लेवल का आदमी है वो भी भागीदार बने, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समाजवादी सिद्धांत है 43 का। फिर अंतिम इसमें आता है जो वो है 47, ये कहता है सभी का जीवन स्तर उच्च हो, सभी का, जहां सभी को शामिल करेंगे वो समाजवादी है। लोग स्वास्थ्य में सुधार हो, अमीर कर पा रहा है तो गरीब भी करे। तो
तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किया हमने। सबसे पहले 38 किया, फिर 39 क शामिल किया, फिर 41 किया हमने, फिर 42 किया, फिर 43 किया, फिर 43 क किया, फिर 47 किया। इतने अनुच्छेद 47 ये समाजवादी सिद्धांत में शामिल है। आ गया होगा समझ में, क्या ही तो करना है, ठीक है। अब आते हैं हम गांधीवादी सिद्धांत। अब गांधीवादी की आइडियोलॉजी याद है ना आपको, वो अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, कुटीर उद्योग, ये सब बस तो उतना याद है तो ये बन जाएंगे अब हमसे। गांधीवादी सिद्धांतों में क्या, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन, हम ही शासन करेंगे वाली बात। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब अनुच्छेद 43 ऊपर भी आया नीचे भी आया ना। अब आप कहोगे दो जगह कैसे है, तो एक अनुच्छेद के दो भाग तो होते ही है ना। जैसे हमने अनुच्छेद 19 में पढ़ा, कितने भाग हैं उसमें, 6 तो विशेषताएं, मतलब जो मूल अधिकार है उन्हीं की बात की गई, फिर युक्ति युक्ति प्रतिबंध की बात की। तो 43 का एक भाग समाजवादी है, 43 का एक भाग कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। अगर 43 को पूछेगा तो वो सीधे लिखेगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, जो अनुच्छेद 43 में डिफाइन है कौन सा सिद्धांत है, तब आप बता पाओगे ना गांधीवादी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात भी करता है, तो ये भी वही हो गया ना गांधीवादी सिद्धांत। फिर अनुच्छेद 43 बी जो सहकारी समितियों को, सहकारी समितियां क्या होती हैं कि लोग आपस में इकट्ठा होकर कुछ इनिशिएट करें, मतलब जैसे दुग्ध उत्पादन करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो एक ग्रुप बनाएंगे, कहेंगे चलो हम सब अपना दूध यहाँ पे लाएंगे, फिर एक नाम देते हैं इसको और सुबह सबको बेचेंगे, ठीक है। तो ये भी तो हम खुद ही ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं ना, तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत 43 भी। फिर अनुच्छेद 46 ये कहता है SC ST वो अन्य जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं ना, उनके हितों का संरक्षण हो। तो इसमें कौन सा गांधीवादी सिद्धांत लग रहा है, इसमें लग रहा है सर्वोदय, सभी का उदय हो, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी, जो उनके हित हैं उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। आ गया, ये भी गांधीवादी था 46। फिर अनुच्छेद 47 ये कहता है स्वास्थ्य हेतु अहिंसा वाले सिद्धांत हमारे हैं, नुकसानदेह जो दवाएं हैं, मदिरा या ड्रग्स आदि हैं, इन्हें प्रतिबंध किया जाए। आजकल लेकिन प्रतिबंधित है नहीं है कई जगह, तो क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये न्यायोचित ही नहीं है ना। राज्य करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है, स्वास्थ्य हेतु जो भी नुकसानदेह चीजें हैं उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए राज्य को। फिर अनुच्छेद 48 ये कहता है जैसे गाय हो गई, बछड़ा हो गया, या फिर अन्य जो भी दुधारू पशु है ना, उनकी बलि पर रोक लगाएगा। ये कौन सा सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, जो हिंसा। अब देखो गाय बछड़े ये सभी चीजें जो भी हैं, हम इनसे दूध वगैरह प्राप्त करते तो हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल है ना, तो इनकी बलि पर रोक लगे, ये गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत में कितने आए, अनुच्छेद 40, फिर 43, 43 बी, 46, 47 और 48, तो ये गांधीवादी में आए। अब जो बचे वो उदार बौद्धिक में शामिल होंगे, मतलब यानी ना तो वो समाजवादी हैं ना गांधीवादी हैं, एक जो समाज को मानवता के लिए जो कुछ कानून बनाने चाहिए उस सेंस में है ये, ठीक है। देखिए अब उदार बौद्धिक में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आपको समझ तो आ ही रहा होगा ना, अच्छे से कवर करिएगा, 2-3 बार देखिए, और ऐसा तो क्या ही है, मतलब मेहनत करोगे तो या हो ही जाएगा एक टाइम पे। उदार बौद्धिक इसमें है अनुच्छेद 44 जिसमें आप पढ़ते हैं समान नागरिक से। अब आप में से अधिकांश मतलब बहुत सारे लोग 44 को पढ़ेंगे या फिर 51 को पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, फिर 50 को पढ़ेंगे कार्यपालिका का पृथक्करण वाला, बस इतने ही आर्टिकलों से भर जाते हैं। सारों को याद करिए, एक बार ओवरव्यू तो लीजिए, मतलब याद करना तो फिर समझेंगे तो फिर याद खुद ही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, ये क्या होती है फिर बात पसंद। समान नागरिक संहिता यानी जितने भी धर्म के या फिर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं ना, उनके लिए जो बेसिक जो उनके प्रैक्टिसेज है ना वो समान हो जाए, मतलब अंदर के भीतर की जो गहराई है उनको तो फिर शामिल करेंगे तो फिर तो ये इतना कर ही नहीं पाएंगे हम, लेकिन जो कुछ जो बेहतर चीज़ें जैसे स्कूलिंग को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर या फिर खाने पीने को, जो भी मतलब विवाह वगैरह के लेकर, इन सभी चीज़ का एक ही कोडिफाई कर पाए ना, तो वो होती है समान नागरिक संहिता। जो रीति रिवाज परंपराएं हैं सभी धर्मों के जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक जैसी हो पाए, मतलब वो है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। तो ये उदार बौद्धिक है। फिर अनुच्छेद 45 ये क्या कहता है, सभी बालकों को 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है सामने, 21 का पढ़ा है, जिसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है ना, 86वें संविधान वाला, वो भी पढ़ेंगे हम कब समझ। इसमें भी वो बताया गया है कि जो सभी बालक हैं उनको 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है, देनी चाहिए कहता है, ठीक है। फिर 48वें अनुच्छेद में पढ़ते हैं हम कि कृषि व पशुपालन के लिए हम वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं। अभी 48 में हमने ऊपर क्या पढ़ा था, पशु बलि और नरसंहार वाला वो देखा था ना हमने, पर्यावरण वाला नहीं, वो 47 में था, सॉरी। तो 48 में क्या कहता है, कृषि व पशुपालन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं, आधुनिक जो भी तरीके आते हैं उनको अपनाएं, ताकि उत्पादन बढ़े और जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। फिर 48A ये क्या कहता है, पर्यावरण का और वन्य जीवन का संरक्षण किया जाए। पर्यावरण और वन्य जीवन यह हमारी ही धरोहर है, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, ये कहता है।
फिर अनुच्छेद 39 जो कहता है जो भी राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं, स्मारक वगैरह है ना, उनका संरक्षण करना चाहिए। अब ये कभी भी टपक के आ जाएगा तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना कि राष्ट्रीय महत्व का संस्मारकों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 49 में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 50, ये तो हम पढ़ते ही हैं, न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथककरण, यानी एक दूसरे के कामों में ये दखलंदाजी नहीं करेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका अपने काम के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। कोई एक चेक एंड बैलेंस करेंगे, मतलब कभी कोई गलत करता है तो फिर देखेंगे, लेकिन बार बार इंटरफेयर नहीं करेंगे। अनुच्छेद 50। फिर अनुच्छेद 51 महत्वपूर्ण है ही है, जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ये सब बनी रहे। तो ये पढ़े हमने डीपीएसपीस को 3 भागों में पढ़ा और सभी अनुच्छेद हमने कवर किए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो ये कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जुड़े हैं ना, ये कौन कौन से संविधान संशोधन से जुड़े हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन से 1976 में हुआ था जो, उससे कौन कौन से जुड़े, उससे जुड़ा सबसे पहले 39A निःशुल्क विधिक सहायता वाला, 43A जो उद्योगों में कर्मकारों का भागीदारी हो वाला, 48A जो पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है, ये जुड़े। फिर 39 में हमने 39 पढ़ा था ना समाजवादी वाले में, उसका जो अंतिम क्लॉज था आप देख लेना ऊपर जाके, बालकों के स्वास्थ्य का विकास वाला, वो बाद में जुड़ा है। पहले 4 थे उसमें, फिर जो 5वां भाग है वो बाद में जुड़ा है, ठीक है, 42 से उससे, तो इतना आ गया होगा। फिर अब 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जो सन तो याद रख ही लेना। हाँ, अब इनके अब तो इतनी बार रिपीट कर दिए कि अब ये तो भूलने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो अनुच्छेद 38 है उसमें सुधार किया गया था कुछ, जो आय और अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करने वाली बात नहीं थी, वो इसी में जुड़ी थी। पहले उसमें केवल लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि लिखा था, 44वें संविधान संशोधन के बाद लिखा कि आय, अवसर, प्रतिष्ठा, इन सब में जो भी असमानताएं हैं उनको भी हम कम करेंगे, ये बात है, ठीक है। फिर 86वें संविधान संशोधन से तो आपको पता ही है, ठीक है। इससे क्या जुड़ा था, वही पहले तो 21 का जुड़ा था वहां अनिवार्य शिक्षा वाला, उसी से हमने अनुच्छेद 45 में भी थोड़ा संशोधन किया, सुधार किया, मतलब कि शिक्षा से संबंधित चीज इसमें जुड़ी थी, ठीक है। और 97वें अंतिम जो जुड़ा था वो 97वां संविधान संशोधन था जो 2011, इसने अनुच्छेद 43B को जोड़ा, जो सहकारी समितियां वाला पढ़ा है ना हमने, किस में पढ़ा, गांधीवादी सिद्धांत में पढ़ा, तो वो 97वें संविधान संशोधन 2011 से जुड़ा। तो इतनी सारी चीजें थी, छोटे फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा, लेकिन अच्छी चीजें आई, आपको समझ में आता है तो अच्छे से करिए, नोट्स भी अच्छे हैं, नोट डाउन करते रहिए और अपनी तैयारी को खूब धार देते रहिए। मुझे जब जब समय होगा मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि लाऊं, कभी नहीं ला पाऊं तो आप समझ जाइए, मतलब मेरी भी कुछ सीमाएं रहती हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।